एक अपना आइसोमेरिज्म के बाद छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था, टोटोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट था, आप शायद भूल चुके होंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूं। आइसोमर्स का पार्ट है ये। टेक्निकली आइसोमर्स को हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया था? दो कैटेगरी। एक हमारे सामने थे कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, दूसरे हमारे सामने थे स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में सबसे पहले हमने डिस्कस किए थे कौन से? चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स। फिर हमने डिस्कस किए थे पोजीशन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। फिर हमने डिस्कस किए थे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फिर हमने डिस्कस किया था रिंग चेन। रिंग चेन हालांकि एनसीईआरटी में नहीं, रिंग चेन आइसोमर्स। फिर हमने डिस्कस किए थे यहां पर मेटामर्स, और लास्ट में टोटोमर्स जो थे वो बच गए थे। हमने बोला था इसको हम जीओसी के बाद डिस्कस करेंगे। इसको जीओसी के बाद डिस्कस करने के लिए हमने इसको रखा हुआ था। तो ये आइसोमेरिज्म का आपका पार्ट है। काफी बार इस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं टोटोमर्स के ऊपर। टेक्निकली एक प्रकार से रिएक्शन से ही लिंक होने लगेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं आइसोमर्स के बारे में। आइसोमर्स सेम कंपाउंड होते हैं कि डिफरेंट कंपाउंड होते हैं? ये सेम कंपाउंड बोले जाते हैं। डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, कंपाउंड्स डिफरेंट हुआ करते हैं। तो या तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी या केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, या दोनों भी डिफरेंट हो सकते हैं। क्लियर? तो थोड़ा सा हमने आइसोमर से लिंक किया है। अच्छा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक ही कंपाउंड की होती है कि अलग अलग कंपाउंड की? एक ही कंपाउंड की डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर। यानी कि एक ही कंपाउंड को जब अलग अलग तरीके से लिखा जाता है तो वो उस कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पर आएंगे, किसकी? टोटोमर्स की, कि टोटोमर्स होते क्या है। फिनोमिना को क्या बोला जाएगा? टोटोमेरिज्म। कई बार इसको डेस्मोट्रोपिज्म भी बोला जाता है, टोटोमेरिज्म भी कह दिया जाता है। तो सबसे पहले हम एक बार टोटोमर्स की डेफिनेशन पर आ जाते हैं। डेफिनेशन लिखिए। टोटोमर्स किसके पार्ट है? स्ट्रक्चरल के पार्ट है कि स्टीरियो के पार्ट है? स्ट्रक्चरल के। तो डेफिनेशन लिखेंगे टोटोमर्स की। When two structural isomers are in dynamic equilibrium, when two structural isomers, when two structural isomers, when two structural isomers are in dynamic equilibrium, when two structural isomers are in dynamic equilibrium, कोमा लगाकर, are known as tautomers, are known as tautomers। जब दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपस में किस में होंगे? डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? टोटोमर्स कहेंगे। यानी कि टोटोमर्स किस में एग्जिस्ट करते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आता है? यानी कि ए आपका किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? बी, और साइमल्टेनियसली बी भी किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? ए में। ये होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। आपने कभी ना कभी केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा चैप्टर इक्विलिब्रियम। तो वहां पर दो वर्ड से समझाया जाता है, वन इज स्टैटिक, वन इज डायनामिक। तो ए बी में कन्वर्ट हो रहा हो और साइमल्टेनियसली बी भी ए में कन्वर्ट हो रहा हो, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? डायनामिक, मतलब इन मोशन। ये इसमें जा रहा हो और ये इसमें।
तो जब दो टोटोमर्स होते हैं तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर ही होते हैं, पर आपस में किस में होते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम में। मतलब एक उसमें जा रहा होता है साइमल्टेनियसली, वो वापस उसके अंदर। तो आप जानते हैं ऐसो को आपके ऑर्डिनरी कंडीशंस पर सेपरेट कर पाना मुश्किल है। भाई आपका ए किस में बदलता रहेगा? बी में, और बी किस में? तो ए और बी को नॉर्मली सेपरेट कर पाना आसान नहीं है। तो अगला पॉइंट लिख दीजिए, tautomers can't be separated under ordinary conditions. Tautomers can't be separated under ordinary conditions. Tautomers can't be separated under ordinary conditions. मतलब नॉर्मल कंडीशंस पर आप इनको सेपरेट नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाने का कारण आप जानते हैं, बिकॉज ये किस में होते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जो जबरदस्त है, टोटोमर्स कांट बी सेपरेटेड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। क्या सेपरेट ही नहीं किया जा सकता? किया जा सकता, वो आपसे कभी पूछने वाली बातें नहीं है, पर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, टोटोमेरिज्म इज ए स्पेशल टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म इज ए स्पेशल टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। Tautomerism is a special type of Tautomerism is a special type of functional group isomerism. Functional group isomerism which arises लाइव भी को चल रहा है which arises due to the transfer of hydrogen atom which arises due to the transfer of hydrogen atom as proton, which arises due to the transfer of hydrogen atom as proton from one atom to other atom, from one atom to other atom, from one atom to other atom। भाई पेन डाउन कर दीजिए, अब आपके सामने टॉपिक आ गया है। ये है मेन पॉइंट। डेफिनेशन स्टेटमेंट में आ सकती है कि बताइए टोटोमर्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट में आ गया ट्रू और फॉल्स वाले। ठीक है, टोटोमर्स को पहचानना कि ये दोनों आपस में टोटोमर्स हैं या, ये लास्ट लाइन से पहचाना जाएगा। टोटोमर्स में खास बात होती है कि ये हाइड्रोजन के ट्रांसफर से बनते हैं, और हाइड्रोजन कैसे ट्रांसफर होता है? H प्लस प्रोटॉन बनकर। तो जब भी आप दो टोटोमर्स देखोगे, ध्यान से सुनिएगा, नहीं पहचान पाती है जनता, पढ़ लेती है पूरा। देखो पीवाईक्यू में क्या क्वेश्चन हो तो मुझे भी मालूम है, तो वो तो मैं चाहूं तो 10 मिनट में करवा के टॉपिक खत्म हो सकता है, लेकिन बात यह है कि और क्या पूछा जा सकता है, तो टॉपिक की डेप्थ में हमें उतरना पड़ता है। अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे हैं जिनमें पहचानने के लिए बोले कि बताओ ये आपस में टोटोमर्स हैं या कुछ और हैं। तो दो कंपाउंड्स यानी कि दो आइसोमर्स आपस में टोटोमर्स कब होंगे? जब उनके अंदर आपको हाइड्रोजन का जो प्लेसमेंट है वो डिफरेंट दिखाई देगा। मतलब हाइड्रोजन अलग अलग एटम्स पर आपको जुड़ा हुआ दिखाई देने वाला है। आइए मैं आपको समझाता हूं। पहला एग्जांपल, सभी के पेन डाउन होने चाहिए। ये हमारे सामने एक कंपाउंड दिया गया है, ये कंपाउंड नंबर क्या है? 1। दूसरा हमारे सामने दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा, ये आने वाले क्वेश्चंस हैं। कैसे क्वेश्चंस हैं? आने वाले क्वेश्चंस है, पता भी नहीं चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम करने वाला है। आपको कैसे पता चलता है सर? किताबों से, सीधी सी बात है, क्योंकि पेपर बनाने वाला बनाएगा कहां से? बुक से ही तो बनाएगा। ये 3 कंपाउंड्स आपके सामने दिए जाते हैं और पूछता है कि रिलेशन क्या है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि 1 and 2 आपस में क्या है, 1 and 2 बताइए आपस में क्या है, तो गौर से देखो 1 and 2 में कहीं एटम का मूवमेंट, गौर से देखो, किसी भी एटम का मूवमेंट आपको दिखाई दिया? सारे एटम वहीं पर हैं। तो अगर मैं इसमें एरो बना दूं तो शायद आपको समझ में आ जाए। इसमें तो सिंपल क्या हुआ है? लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू। तो ऐसे बना के थोड़ी देगा, हमें पहचानना पड़ेगा कि ये तो एक ही कंपाउंड की दो लुईस स्ट्रक्चर हैं।
मतलब फर्स्ट एंड सेकंड सेम कंपाउंड है, अलग कंपाउंड नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर, बताइए क्या है, आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि फर्स्ट और सेकंड तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए फर्स्ट एंड थर्ड में क्या रिलेशन है? फर्स्ट एंड थर्ड, पहले आप कंफर्म कर दीजिए, फर्स्ट एंड थर्ड क्या ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है? नो। कैसे पहचान लिया आपने? सर आप कैसी बात कर रहे हो? यहां पर देखिए, नाइट्रोजन पर कितने हाइड्रोजन हैं? सही बात है कि नहीं है? यहां पर नाइट्रोजन पर कितना हाइड्रोजन है? और रेजोनेंस में एटम का मूवमेंट अलाउड नहीं है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बिल्कुल भी नहीं। क्लियर? यानी कि 1 एंड 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो फिर 1 और 3 किस में डिफरेंट है? तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन की पोजीशन। यहां पर नाइट्रोजन से उठकर आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ चला गया है, और जब हाइड्रोजन का मूवमेंट आपको दिखाई दे तो आप उनको क्या कहेंगे? फर्स्ट एंड थर्ड आर टोटोमर्स। क्या है ये? टोटोमर्स, एग्जैक्टली, ये एक दूसरे के टोटोमर्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अभी मैं आपको टोटोमर्स एंड रेजोनेंस के बीच में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों के बीच में है, जरा ध्यान से सुनते हुए चलना, बहुत ही ध्यान से। ये हमारे सामने दिया गया है कंपाउंड 1। क्या दिया गया है? कंपाउंड 1। ये हमारे सामने दिया गया है कंपाउंड 2। यहां पर है नेगेटिव चार्ज और यहां पर है पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड। और ये कंपाउंड हमारे सामने दिया गया है कंपाउंड नंबर थर्ड, कंपाउंड नंबर थर्ड। क्लियर? और हमसे जानने की कोशिश कर रहा है कि बताइए फर्स्ट एंड सेकंड क्या है। गौर से देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड, कहीं भी एटम का मूवमेंट दिखा? नो, कोई एटम का मूवमेंट नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड आर क्या है? आर एस लिख सकता हूं शॉर्ट में, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं फर्स्ट एंड थर्ड क्या है? फर्स्ट एंड थर्ड क्या है? तो गौर से देखिए, फर्स्ट और थर्ड में आप देखो कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 3 3। तो एक पर तो 3 है एज इट इज, कोई दिक्कत की बात। लेकिन यहां का हाइड्रोजन कहां चला गया है? ऑक्सीजन पर। जब हाइड्रोजन चला जाए एक एटम से दूसरे एटम पर, तो आप कहेंगे ये क्या है? आपके टोटोमर्स। क्या है? टोटोमर्स। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? इसका मतलब सर आपने टोटोमर्स की एक डेफिनेशन हमको बताई है कि दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपस में किस में होते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर। जी हां, यही जबरदस्त पॉइंट है, और ये पॉइंट्स आपको रेजोनेंस के टाइम पर भी लिखवाए गए थे। काफी बच्चों को कंफ्यूजन था कि सर ये पॉइंट क्लियर नहीं हुए अभी तक, क्योंकि टोटोमेरिज्म के अंदर जाकर क्लियर होंगे। ये आपका, इसमें गौर से देखो, फंक्शनल ग्रुप कौन है? कौन है बताइए? कीटोन। सही बात है कि नहीं है? इसमें बताइए फंक्शनल ग्रुप कौन है? इनोल। कौन है? तो देखो यहां पर दो फंक्शनल ग्रुप आपस में डायनामिक इक्विलिब्रियम में। अगर मैं इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला पूछूं तो आप बोलोगे कार्बन कितने हैं? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। और ऑक्सीजन कितना है? 1। यू कैन चेक इट आउट, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, पर दोनों कंपाउंड अलग अलग। इट मींस दे आर आइसोमर्स। क्या है ये? पर ये आइसोमर्स आपस में डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर हैं। ये उसमें कन्वर्ट हो रहा है और ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो जब टू आइसोमर्स आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, दे आर नोन एज टोटोमर्स। और आपने एक डेफिनेशन भी लिखी है कि टोटोमेरिज्म एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ही है। एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है? देखो अलग अलग। पर खास बात है कि यहां पर हाइड्रोजन के मूवमेंट से बनते हैं। किसके मूवमेंट से? गौर से देखिए, यहां पर इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं और यहां कितने बच्चे? यहां का हाइड्रोजन कहां चला गया? ऑक्सीजन पर चला गया है। तो जब H प्लस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए तो वो टोटोमर्स बनाकर आपको दे रहा होगा। अब आपने जब रेजोनेंस पढ़ा ना, तो मैंने एक पॉइंट लिखा था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपस में इंटर कन्वर्ट नहीं होते, इक्विलिब्रियम में नहीं होते, लाइक टोटोमर्स। ये इसमें बदल रहा है और ये वापिस इसमें आ रहा है, पर ये इसमें नहीं बदल रहा है। इनके बीच में इक्विलिब्रियम नहीं है। इनके बीच में इक्विलिब्रियम, कभी आप सोचो कि ये इसमें जा रहा है फिर वापस ये इसमें आ रहा है, नो नो नो। ये एसीटोन है, एसीटोन को दो तरीके से लिखा जा सकता है।
कितने तरीके से लिखा जा सकता है? दो तरीके से। और बताऊं? आओ, बिल्कुल बेसिक। आपको लगेगा नहीं सर ये तो बहुत जबरदस्त बात है, बेसिक तो आप कह रहे हो। जब भी आप ये एरो इस्तेमाल में लेते हो, ये एरो ऑफ रेजोनेंस है, इसमें केवल इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अलाउड होगा, एटम का मूवमेंट अलाउड। दो स्ट्रक्चर्स के बीच में आपने ये एरो रखा है, मींस ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू मूव, एटम्स आर नॉट अलाउड। और जब भी, ध्यान से सुनना, जब भी दो के बीच में ये वाला एरो रखोगे, दिस इज द एरो ऑफ इक्विलिब्रियम, तो एट लीस्ट एक एटम का मूवमेंट जरूर होगा, एट लीस्ट एक एटम का मूवमेंट जरूर होगा। आप देख लो, अगर इन दोनों के बीच में आपने ये एरो लगाया है तो ये गलत है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा एरो आना चाहिए था? इन दोनों के बीच में ये वाला अगर आप एरो रख दोगे तो ये एरो बिल्कुल सही है। क्लियर? आइए मैं और समझाना चाहता हूं कि ये एक ही कंपाउंड की दो लुईस स्ट्रक्चर है। मान लो मैंने बच्चे से कहा BF3 बनाइए, क्या बनाइए? BF3। अब आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा आप जानते हैं, एक बच्चे ने BF3 ये बना दिया, सही बात है। एक बच्चे ने BF3 को कुछ इस प्रकार से बना दिया है, यहां नेगेटिव और यहां, आप जानते हैं, उसने बैक बॉन्डिंग वाली स्ट्रक्चर बना के दे दी है, दोनों है तो BF3। आर दे डिफरेंट कंपाउंड्स? नो, एक ही कंपाउंड की दो लुईस स्ट्रक्चर। तो इनके बीच में ये एरो लगाया जाएगा, ऐसा नहीं कि ये इसमें बदल रहा है और ये इसमें, ऐसा कभी नहीं होता रेजोनेंस में, वो तो समझाने का एक तरीका है। पर हां, ये इसमें बदलता है और ये इसमें बदलता है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? चलिए और आगे समझने की हम कोशिश करते हैं। तो रेजोनेंस में कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स जो आपको लिखवाए गए थे बच्चे, वो अब धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगे। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे सामने कुछ इस प्रकार से, आप बताइए इन दोनों को आप किस प्रकार से रिलेट करेंगे? कंपाउंड नंबर 1 है और ये कंपाउंड नंबर आप लोगों के सामने 2 है। आप बताइए इनको कैसे रिलेट करोगे? एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और एज टोटोमर्स। क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकती हैं? हाइड्रोजन को गौर से देखो, कहां पर है और कहां निकल लिया, तो रेजोनेंस तो नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि आपका 1 एंड 2 आपस में क्या है? आर टोटोमर्स। तो ऐसे बहुत क्वेश्चंस होते हैं और एग्जामिनर क्यों धरता है? क्योंकि बच्चे के बेसिक क्लियर नहीं होते, रट क्या जाता है पीवाईक्यू को। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल लिया जा सकता है। इन कंपाउंड्स को बस आप रिलेट करते रहना, कैसे वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, कुछ है उन पर हम बातें करेंगे। आप इन दोनों को पहचान कर बता दीजिए, क्या ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं या टोटोमर्स हैं? गौर से देखिए, हाइड्रोजन कार्बन से ऑक्सीजन पर, तो आप फिर से कह सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड आर, फर्स्ट एंड सेकंड आर टोटोमर्स। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए एक एग्जांपल और आप लोगों के बीच में मैं लेकर आ रहा हूं। इस प्रकार से मैंने बना दिया है, इसको भी जल्दी से बताइए। ये कंपाउंड नंबर 1 है और ये कंपाउंड नंबर 2 है। बताइए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है या टोटोमर? साफ हाइड्रोजन कार्बन से ऑक्सीजन पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप फिर कह सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड आर टोटोमर्स। अब आप मन ही मन सोच रहे होंगे कि सर इसका मतलब तो आप ये कहना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल सही, ये उसमें और ये इसमें साइमल्टेनियसली कन्वर्ट होता रहता है और इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? टोटोमर्स। चलिए एक और एग्जांपल आप लोगों के बीच में हम लेकर चलते हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत ही ध्यान से। क्लियर? एक कंपाउंड आप लोगों को इस प्रकार से दिया गया है, कुछ एक कंपाउंड जो हमारे सामने है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। एक कंपाउंड जो है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है, दूसरा कंपाउंड जो हमारे सामने है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। आप बताइए इन दोनों के बीच में आप क्या रिलेशन रखेंगे? अगर इसको कंपाउंड नंबर क्या बोल दिया जाए? 1, और इसको क्या बोल दिया जाए, तो आप क्या कहेंगे? 1 एंड 2 आर टोटोमर्स। क्या आपको हाइड्रोजन का मूवमेंट होता हुआ साफ दिखाई दिया? बिल्कुल सही।
तो ये टोटोमर्स होते हैं। अब आप जरा सोचिए, अगर आपसे कोई पूछते कि टोटोमर्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे जब दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपस में किस में हो जाए, डायनामिक इक्विलिब्रियम। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, कंपाउंड अलग अलग। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, कंपाउंड अलग अलग, आइसोमर। पर खास बात है ये इसमें बदल सकता है और ये इसमें बदल सकता है। कैसे, क्यों, वो सारी बातें अब हम पढ़ेंगे। पहले तो हमने एग्जांपल समझे कि टोटोमर्स के एग्जांपल क्या होते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ो। टोटोमरिज्म वर्सेस रेजोनेंस क्लियर हुआ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एटम का मूवमेंट नहीं होगा। टोटोमर्स में एट लीस्ट आपको हाइड्रोजन बदलता हुआ साफ दिखाई देगा। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। जब तक आपको यह क्लियर ना हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तब तक कोई मतलब नहीं है। ये नहीं कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया, घर जाके उसके क्वेश्चन टिक करवा दिया, आपने कर लिए, आप सोच नहीं पा रहे हो कि इसमें हो क्या, वो टॉपिक के क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे बाद में। जब आप टॉपिक कुछ ऐसे पढ़े कि कोई दूसरा आपसे पूछे, आप उसको समझा सके, इसका मतलब आपको टॉपिक में क्लियरिटी है। और अगर आप ये कह रहे नहीं 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 ऐसा ही होता है, ये कर ले, मैंने तो याद किया हुआ, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया है। एग्जामिनर आपको धर लेगा। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। Tautomers are the structural isomers which are in dynamic equilibrium. सुलटा दिया है। अब सुलटा दिया है। यानी कि अगर हमसे ये पूछे कि ये टोटोमर्स हैं या ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, क्या इसका जवाब हम दे सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लायक तो हम हो गए। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये इसमें कैसे कन्वर्ट होता है और ये वापस इसमें
कैसे कन्वर्ट होता है, ये उसमें कैसे कन्वर्ट होता है और ये इसमें कैसे। तो ये सारे अलग अलग टाइप की टोटोमेरिज्म। हमारे सिलेबस में केवल एक ही टाइप की टोटोमेरिज्म है और उसका नाम है कीटो इनोल। और वो भी डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको एनसीईआरटी में कहीं भी, बस टोटोमर नाम लिख के छोड़ दिया है उसने। उसको समझाया उसने चैप्टरएल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में, जब वो एल्डोल रिएक्शन पढ़ा रहा होता है। क्लियर। तो इस तरीके से लिखता है एनसीईआरटी वाला कि अगर किसी के पास भेजा नहीं है तो पहचान भी नहीं पाएगा कि वो टॉपिक्स कहां हैं एनसीईआरटी के अंदर। क्लियर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम इस टाइप के टोटोमर्स बच्चों डिस्कस करने वाले हैं कि ये इसमें कैसे इंटर कन्वर्ट होता है, ये इसमें कैसे जाएगा और ये इसमें वापस कैसे आएगा। केवल यही वाले डिस्कस करने हैं, बाकी हमसे कभी भी नहीं पूछेगा कि कैसे हो रहा है। और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है बताओ, कीटोन। और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है बताओ, इनोल। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, हाउ कीटो विल कन्वर्ट इट टू इनोल एंड इनोल विल कन्वर्ट इनटू कीटो। आप बोलोगे सर बोला तो आपने कीटोन था, क्या था, कीटोन, और बोल कीटो कीटो रहे तो आप जानते हैं आजकल शॉर्ट फॉर्म ज्यादा चलते हैं। क्लियर। कीटोन को ही इन शॉर्ट हम क्या बोल देते हैं, कीटो। क्लियर। तो कभी मैं कीटोन बोल रहा हूं या मैं कीटो बोल रहा हूं, एक ही बात है। आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा जो मेन हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है, दैट इज कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, कि कीटो इनोल में कैसे जाता है और इनोल कीटो में कैसे आता है। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म का मतलब आपको समझ में आ रहा है। आप बताओ टोटोमेरिज्म का मतलब, व्हेन टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एग्जिस्ट इन डायनेमिक। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म का मतलब है कि आपका कीटोन किस में जा रहा होगा, इनोल में, और आपका इनोल वापिस किस में आ रहा होगा, इस प्रोसेस को हम समझें। बाकी जो प्रोसेस हैं वो हमारे काम के नहीं है, वो हायर लेवल पर जाके सिलेबस में आते जाएंगे, तो एग्जामिनर हमसे यहीं पर बातें करेगा। तो पहले तो इस प्रकार से बना दीजिए कि इसका मतलब क्या है, कि कीटोन को इनोल में जाते हुए देखेंगे और इनोल को वापिस कीटोन में आते हुए देखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म is either acid or base catalyzed. Keto-enol tautomerism is either acid or base catalyzed. Is either acid or base catalyzed. जहां पर आपने एसिड लिखा है उसके नीचे ब्रैकेट में क्या लिख दो, H+, और जहां पर आपने बेस लिखा है उसके नीचे ब्रैकेट में क्या लिख दो, OH-। यानी कि ये प्रोसेस कैटलाइज्ड होगा या तो एसिडिक मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम के अंदर। आप जानते हैं कैटालिस्ट का रोल क्या होता है। ऐसा नहीं है कि कैटालिस्ट नहीं होगा तो कीटोन इनोल में नहीं जाएगा और इनोल कीटोन में नहीं आएगा, जाएगा, पर कैटालिस्ट क्या करता है आप जानते हैं, इन दोनों के बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम। तो कैटालिस्ट क्या करता है, जो इक्विलिब्रियम अटेंड होने का टाइम है ना उसको कम कर देता है। आप काइनेटिक्स पढ़ चुके हैं तो मैं ऐसी बातें बता सकता हूं कि कैटालिस्ट जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ाता है उसी रेट से बैकवर्ड का भी रेट बढ़ा देता है। ये कैटालिस्ट की प्रॉपर्टी होती है। यू विल स्टडी ऑल दिस इन केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सर ने काइनेटिक्स में भी रिलेट कर दिया होगा। चलिए अच्छी बात। आइए तो हम बात करेंगे इसमें केवल और केवल बेस कैटालाइज्ड कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। किसकी बात करेंगे, यानी कि पहले वाले को हम लिखना चाहें तो जो हमने स्टेटमेंट लिखी है वो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये देखो जो आपका कीटोन है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, जो आपका कीटोन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इनोल में। सही बात है कि नहीं है। कहता है कि इस प्रोसेस को कैटलाइज किया जा सकता है किससे, एसिडिक मीडियम से। और यही कहानी आपकी, कीटो से ये किस में जा रहा है, इनोल में। कौन से मीडियम में इसको कैटलाइज किया जा सकता है, बेसिक मीडियम में भी। दोनों में इसको कैटलाइज किया जा सकता है। इट कैन बी आइदर एसिड कैटलाइज्ड और इट कैन बी बेस कैटलाइज्ड। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। हमारे सिलेबस में केवल और केवल कौन सा है, बेस कैटलाइज्ड। पेन डाउन रहेंगे। अब हम पढ़ेंगे बेस कैटलाइज्ड, बेस कैटलाइज्ड कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, बेस कैटलाइज्ड कीटो इनोल टोटोमेरिज्म,
बेस कैटालाइज्ड कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। ठीक है, चलिए, बेस कैटालाइज्ड कीटोइनोल टोटोमेरिज्म मतलब ये वाला हमें समझना है। ये इसमें चला गया, अच्छी बात, लेकिन गया, इसे मैकेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिज्म। मतलब सर इसका इसमें जाना एक सिंपल रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स? देन आई विल से इट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो फिर आप इसको एलिमेंट्री रिएक्शंस में तोड़कर हमें समझाइए। इसे ही तो मैकेनिज्म कहते हैं कि कोई रिएक्शन जब एक से ज्यादा स्टेप में हो रही हो तो उसको एलिमेंट्री रिएक्शंस में तोड़ देना ही उसका मैकेनिज्म कहलाता है। तो बच्चा ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जैसे ही वर्ड मैकेनिज्म डलता है डर जाता है कि अब रिएक्शन शुरू हो गई, अब मैकेनिज्म पढ़ाएगा। एक बात बता दूं, मैकेनिज्म रिएक्शन को कभी मुश्किल नहीं बनाता है, आसान बनाता है। क्या बनाता है? लेकिन हमारी दिक्कत क्या है, हम तिगड़मबाजी से, जुगाड़ से, अलग तरीके से पढ़ना चाहते हैं। हम ऐसे ऐसे मतलब फनी डायलॉग उसमें डालना चाहते हैं कि आज तो सारी बातें क्लियर हो जाएं, 3 दिन बाद पता नहीं चलता हुआ क्या। अगर आप सब्जेक्ट को रियली सही तरीके से डील करोगे तो सब्जेक्ट को रिटेन करना आसान होगा। लेकिन वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस होता है, हम उसको स्किप कर देते हैं। लेकिन बाद में जिसमें मजाक में पढ़ते हैं, बाद में कुछ चमकता नहीं है। पर जो स्टार्टिंग में पेन ले लेता है उसको बाद में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसने खुद सारा प्रोसेस देखा हुआ है। तो हमें बिल्कुल ऑथेंटिक वे में ही चलना है, कोई सब्जेक्ट के साथ मजाक नहीं करने वाले हैं। तो हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि कैसे ये इसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है और उसमें OH माइनस इसको कैसे हेल्प कर रहा है। हम इसमें आगे बढ़े उससे पहले कुछ आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। ये जो आपके सामने CO बॉन्ड होता है दोस्तों, क्या होता है? इस वाले को हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? और उम्मीद करता हूं इसका इंट्रोडक्शन आपसे पहले भी हो चुका है। कार्बोनिल, क्लियर? कॉमन नेमिंग में अगर अपन बात करें, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन होता है। कॉमन नेमिंग में अगर हम बात करें तो फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन होता है। जैसे इसमें अल्फा को हमें इंडिकेट करना है तो ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा नहीं होगा, यानी कि CO अल्फा नहीं होगा, CO से नेक्स्ट, दिस इज अल्फा, इधर भी अल्फा, फिर नेक्स्ट बीटा, इधर भी बीटा, फिर गामा, डेल्टा, जो भी है वो चलता रहेगा। तो ये आपके सामने नोटेशन है, इसका हमें मालूम होना चाहिए। दूसरी बात अगर अपन बात करना चाहें, हम यहीं पर ही सारी बातें क्लियर करते हैं। जैसे हमारे सामने ये एक एल्डिहाइड दिया हुआ है, ये हमारे सामने एक एल्डिहाइड दिया हुआ है, क्लियर? आप इसको समझते जाइए बढ़िया तरीके से। इसमें मुझसे पूछता है विच हाइड्रोजन इज मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, क्लियर? अब इसमें 2 हाइड्रोजन है, गौर से देखिए। एक हाइड्रोजन आपका कहां पर जुड़ा हुआ है? अल्फा कार्बन पर, और एक हाइड्रोजन आपका कहां जुड़ा हुआ है? कार्बोनिल कार्बन पर। आप जानते हैं इस कार्बन को हम कौन सा कार्बन बोलते हैं दोस्तों? इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। आप देखना आपके जन्मों जन्मों के जो डाउट हैं वो दूर होंगे, पर टाइम लगेगा इस प्रोसेस में। ये 2 हाइड्रोजन हैं एंड आई वांट टू चेक देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। कैसे चेक करें? तो सर कॉन्जुगेट बेस बना लीजिए। मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। चलिए, तो पहले इस वाले हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर चेक करना चाहते हैं। तो अगर इसका एसिडिक नेचर चेक करना है तो H+ हटा दीजिए, कॉन्जुगेट बेस, तो ये इसका क्या बन गया है? कॉन्जुगेट बेस। इसका भी चेक कर लेते हैं, इधर वाले हाइड्रोजन का भी, तो इसको भी हटा दीजिए। तो यहां से अगर अपन बात करना चाहें, H+ हटा दीजिए, कॉन्जुगेट बेस बना दीजिए। नाउ यू हैव टू टेल मी विच एनायन इज मोर स्टेबल, विच एनायन इज मोर स्टेबल, फर्स्ट और सेकेंड? देखिए फर्स्ट वाले में नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? रेजोनेंस, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू, सही बात है कि नहीं है? तो आपका नेगेटिव चार्ज कहां पहुंच गया है? ऑक्सीजन पर। एंड यू नो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर स्टेबल, सही बात है? क्या ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर पाएगा? तो जवाब है जी नहीं। ये किसी के साथ कॉन्जुगेशन में ही, इधर आओ, लोन पेयर कब रेजोनेंस में आता है? जब वो पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर होता है। जैसे ये लोन पेयर क्या करेगा? रेजोनेंस। इसी प्रकार से ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है क्या करेगा? रेजोनेंस। अगर पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर है तो वो रेजोनेंस करता है।
क्लियर। पर यहां तो पाई बॉन्ड के ऊपर ही बैठा हुआ है, तो यहां पर जो आपका नेगेटिव चार्ज है ये कैसा है बच्चे, लोकलाइज्ड। क्या है, लोकलाइज्ड। इसका मतलब आपने ये समझाया कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और इसकी स्टेबिलिटी कम। अब कई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि सर ये कार्बन तो कैसा है, बताइए जल्दी से। एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक लोन पेयर sp2, और वो ऑक्सीजन sp3। हालांकि वो लिटरली है नहीं, फिर भी अगर मानो तो आप जानते हैं sp3 ऑक्सीजन, sp2 कार्बन का en में पापा होता है। आप ये स्ट्रक्चर देखो ही मत देखो इसको। आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखकर बताओ विच एनायन इज मोर स्टेबल, तो आप तुरंत आंसर दे देंगे। हियर नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एंड हियर नेगेटिव चार्ज ऑन, विच वन इज मोर स्टेबल, दैट्स इट। लेकिन सर यहां देखूं तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 मानो, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 मानो, बताओ फर्स्ट और सेकंड आरएस में से कौन सी आरएस ज्यादा स्टेबल है, सेकंड। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम, नेगेटिव चार्ज की लोकेशन, इन दिस केस ऑन लेसियन, इन दिस केस ऑन। इसका मतलब आप क्या समझे, ये आरएस ज्यादा, रियल मॉलिक्यूल में इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा, मतलब रियल मॉलिक्यूल ऐसा कुछ होगा ऐसा, तो इसको इसको रिलेट करो बहुत आसानी से। क्या समझे इसका मतलब कि जो आपके एल्डिहाइड्स कीटोन होते हैं, जैसे ये कौन हो गया आपका एल्डिहाइड, क्या हो गया है, इनमें जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है वो कहां पर होता है, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो आपका हाइड्रोजन है ये स्लाइटली एसिडिक है, कैसा है, अगर अपन बात करना चाहें स्लाइटली एसिडिक, तो हमें यह पता चल गया ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, बल्कि कौन सा हाइड्रोजन है, अल्फा वाला। कीटोन में तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कीटोन में तो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर एच होता ही, या तो एच है ही नहीं ना। तो आप बताइए इनमें एसिडिक हाइड्रोजन या तो इस अल्फा कार्बन पर है या उस अल्फा कार्बन पर है, यहीं से एच हटाओगे तो कंजुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। और समझिए अगर अल्फा की बजाय बीटा हो तो, अल्फा की बजाय क्या हो, बीटा। आप समझते जाइए इन बातों को। ये हमारे सामने कोई एल्डिहाइड दिया है, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। आप बताइए क्या बीटा हाइड्रोजन एसिडिक है, नहीं, क्योंकि बीटा एच को हटाकर जब कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो वो तो नेगेटिव चार्ज सीओ के साथ रेजोनेंस ही कर पाएगा, रेजोनेंस क्यों, क्योंकि बीच में कौन बैठा हुआ है, sp3। सही बात है कि नहीं है। तो अगर आपके पास अल्फा पर भी हाइड्रोजन है, बीटा पर भी हाइड्रोजन है, कार्बोनिल कार्बन पर भी हाइड्रोजन है, देन विच हाइड्रोजन इज मोस्ट एसिडिक, अल्फा। बीटा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर ही नहीं पाएगा। इसका मतलब हमने क्या समझा अभी तक, हमने समझा कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उसका एसिडिक नेचर है, बिकॉज इट्स कॉन्जुगेट बेस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसका जो कॉन्जुगेट बेस आप लोगों के सामने बना है दोस्तों, ये कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सही बात है कि नहीं है, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और इस पॉइंट को लिख देता हूं ताकि बाद में भूल ना जाए। अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स, ऑफ एल्डिहाइड्स एंड ketones, of aldehydes and ketones is slightly acidic in nature, is slightly acidic in nature, in nature। सही बात है। रीजन पूछे ऐसा क्यों, तो आप कह देना बिकॉज कॉन्जुगेट बेस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। मैं लिख भी देता हूं, रीजन कभी आ जाए असर्शन रीजन में, बिकॉज कॉन्जुगेट बेस is resonance, conjugate base is resonance stabilized। क्या ये बात सही है। चलिए अब आप सोचेंगे सर इतनी भूमिका क्यों बना रहे हो, इतना क्यों समझा रहे हो इसके बारे में, ताकि आपको रटना ना पड़े। अब हम आएंगे मेन मुद्दे पर, आप देखेंगे कि मेरी हर बात आपको कनेक्ट होती हुई नजर आएगी। ये आपके सामने कौन है, कीटो फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म हमारे सामने है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, इनॉल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है, जी हाँ। एंड दिस प्रोसेस इज टेकिंग इन बेसिक मीडियम, एंड आप जानते हैं OH माइनस आपका क्या है, कैटालिस्ट। अब हमें इसको समझना है कि ये हो कैसे
रहा है, और उसी का नाम क्या है? मैकेनिज्म। अब आपके सामने चीजें शुरू होंगी सारी की सारी। ध्यान से सुनिए कैसे ये कन्वर्ट होता है, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। क्या सर मुझे मैकेनिज्म याद करना है? तो जवाब है नहीं। मैकेनिज्म को फालतू में याद करने की कोशिश ना करें। ये आपका कीटो फॉर्म है, और आप जानते हैं सीओ बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन आपका कौन सा कार्बन होता है? अल्फा। और अल्फा कार्बन आपका कैसा होना चाहिए? sp3। कैसा होना चाहिए? sp3। आप बताइए ये अल्फा हाइड्रोजन स्लाइटली एसिडिक नेचर का है या नहीं है? अल्फा हाइड्रोजन स्लाइटली एसिडिक नेचर का है कि नहीं है? अब आपका आएगा कौन? OH माइनस। एक मिनट सर, ये तो क्या था? कैटालिस्ट। जी हां, क्या कैटालिस्ट केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है? क्या कैटालिस्ट केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है? ठीक से पढ़ा करो। इन्वॉल्व होता है, कंज्यूम नहीं होता। रिएक्शन का पाथवे कैसे चेंज कर देगा? कैटालिस्ट के आने से रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, बिकॉज इट चेंजेस द पाथ ऑफ केमिकल रिएक्शन। इट फॉलोज लो एक्टिवेशन एनर्जी पाथ। मतलब मैं इन्वॉल्व भी ना हूं और आपका सिलेक्शन करवा दूं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो हम कैटालिस्ट हैं और कुछ भी नहीं है। समझिए इस बात को, क्योंकि ना तो रिएक्टेंट की एनर्जी को चेंज करता है, ना ही डेल्टा एस तो रिएक्शन का सेम ही रहता है, पर रास्ता आसान रास्ते से आपको लेकर जाते हैं। क्लियर? तो यहां पर कैटालिस्ट कैसे हेल्प करता है रिएक्शन में, जरा सुनिए। आप बताइए OH माइनस क्या है? एनायन। एनायन का मतलब क्या है? बेस। और एनायन का पहला काम होता है डी प्रोटोनेशन। कल बताया था कि नहीं बताया था? एसिड बेस रिएक्शन। और आप बताइए जब भी कोई बेस रिएक्शन करता है तो किसी भी H को हटा देता है या मोस्ट एसिडिक H को? एग्जैक्टली किसको हटाएगा? मोस्ट एसिडिक H। इसीलिए अल्फा पर इतनी देर से खोपड़ा खराब कर रहा था मैं। बताइए बेस आएगा और इसके अल्फा H को हटाएगा। उसको मालूम है ये स्लाइटली एसिडिक नेचर का है। तो बताइए OH माइनस H को H प्लस बनाकर लेकर जाएगा या H माइनस? अरे एनायन के काम का एनायन है ही, मतलब CH बॉन्ड होमोलेटिकली टूटेगा या हिट्रोलेटिकली? और हिट्रोलेटिकली टूटेगा तो आयंस बनेंगे, आपके सामने बनेंगे, अब देखना। तो इस CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस पर जाएंगे? कार्बन पर। रिएक्शन आपके आगे बढ़ेगी एसिड बेस रिएक्शन। बताइए यहां पर अगर अपन बात करें, अगर आपने H प्लस हटा दिया तो यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। लेकिन सर मेरा सवाल यही है कि ये OH माइनस इसको हटा ही क्यों पाया? क्योंकि इसका एसिडिक नेचर था, एसिड बेस रिएक्शन हुई है, because its conjugate base is resonance stabilized. Negative will convert into pi bond and pi bond will convert into negative charge. बताइए नेगेटिव चार्ज आपका रेजोनेंस करके कहां चला गया है? ऑक्सीजन के ऊपर। सही बात है कि नहीं है? जब OH माइनस ने यहां से H प्लस चुराया तो बताइए कौन बन गया होगा? H2। कौन बन गया होगा? H2। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? इधर ध्यान से सुनिए। अगर 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 मैं आपसे पूछना चाहूं, बहुत सारी बातें पहले से ही आप जानते हैं, किसी भी एनायन का नाम आप लिखते हैं, जैसे आपने इसका नाम लिखा होगा RCOO माइनस, तो बताइए आप इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेट। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेट। आप जानते होंगे कि एनायन के पीछे क्या मिलता है आपको? 8। क्या मिलता है? क्लोरेट, नाइट्रेट, 8 आता है। तो इसको अगर अपन गौर से देखें तो थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा ये इनोल का कॉन्जुगेट बेस बनने वाला है। तो देखो इसमें इन फॉर डबल बॉन्ड, अगर अपन बात करना चाहें ऑल फॉर एल्कोहल, थोड़ी देर में आएगा और क्लियर करूंगा। तो ये इनोल का कॉन्जुगेट बेस है। अगर ये इनोल का कॉन्जुगेट बेस है तो इसके ऊपर क्या लगाओ? H। तो ये आपके सामने बन गया है इनोलेट आयन। क्या बन गया है? इनोलेट आयन। अब आप बोलोगे कौन सा है इनोलेट आयन सर, ये वाला है या? तो मूर्खतापूर्ण सवाल हुआ ना। क्या ये दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं? नहीं, ये तो सेम ही कंपाउंड है। सेम कंपाउंड की दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले क्या हुआ? OH माइनस आया और यहां से H प्लस को हटाया और क्या बना दिया? इनोलेट आयन। अब देखो अगर अपन बात करें ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। और आप जानते हैं एनायन का पहला काम डी प्रोटो यानी कि एसिड बेस रिएक्शन। जो आपका वाटर यहां पर बना है
ये O माइनस इसी से ही क्या चुरा लेगा, H प्लस। क्या चुरा लेगा, H प्लस। अगर इसने यहां से H प्लस चुरा लिया तो बताइए ऑक्सीजन पर कौन जुड़ जाएगा, H। सही बात है कि नहीं है। और जब आप H2O से H प्लस चुराओगे तो क्या बन जाएगा, OH माइनस। आप देख लीजिए, अगर अपन बात करें, इनिशियली आपने OH माइनस लिया था, फाइनली आपने OH माइनस लौटा दिया है। It means it is not consumed in the chemical reaction. Catalyst never consumed in the chemical reaction. हाँ, इन्वॉल्व होता है, कंज्यूम नहीं होता है। अब आप देखो, इसी ने तो चेंज किया। यहां से आप जरा ध्यान से देखिए, यहां से ये H किसकी फॉर्म में बाहर निकला, H प्लस की फॉर्म में। और यहां पर ये H वापस आकर भी किसकी फॉर्म में जुड़ा, H प्लस की फॉर्म में। तो इस बेस ने मदद की है इसकी, कहां से, आपके कार्बन से और ऑक्सीजन पर जाने के लिए। दिस इज टोटोमेरिज्म। यहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप बता दीजिए कौन था, कीटोन। और यहां पर आप बता दीजिए फंक्शनल ग्रुप कौन था, इनोल। और अब वापस देखिए, ये इनोल है और ये इसके इनोल का कॉन्जुगेट बेस है। गौर से देखो, ये कौन है और ये कॉन्जुगेट, मतलब एनायन। तो बताओ इनोल के पीछे क्या लगाया हुआ है, 8, तो क्या बन गया, इनोलेट। डरने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपके सामने रिएक्शन होती है, यानी कि बेस आएगा, अल्फा एच को हटाएगा, इनोलेट आयन, और इनोलेट आयन आपके वाटर से वापस H प्लस हटा लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनोल में। सो दिस इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट हो रही है। तो कोई ना कोई स्टेप रिएक्शन का क्या रहा होगा, स्लो स्टेप। And this is the RDS, that is rate determining or rate limiting step of this chemical reaction. अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि आपको कैसे पता चला ये RDS है, क्योंकि मैं पढ़कर आया हूं। मैं काइनेटिक्स पढ़ चुके हो, क्या आप बता सकते हो कौन सा RDS होगा, नहीं, एक्सपेरिमेंट से आता है। मींस आपको याद रखना पड़ता है। जब सर कह रहे थे कि आप मोलिकुलरिटी तो थ्योरेटिकली भी बता सकते हो, पर आप ऑर्डर नहीं बता सकते, स्लो स्टेप नहीं बता सकते, आरडीएस नहीं बता सकते, ये एक्सपेरिमेंट से आता है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इन दोनों स्टेप में से ये वाला स्टेप स्लो है। सो दिस विल बी द आरडीएस ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। अब आपको इसको रटने की कोई जरूरत, आप बताइए, अगर कोई कीटोन से आप इनोलेट ही ना बना पाओ, अगर किसी कीटोन से आप तो इनोल बना दोगे, नहीं बना पाओगे ना। इसका मतलब इनोलेट बनाने के लिए आपके अल्फा कार्बन पर कम से कम कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, अगर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन ही, तो कैसे बना दोगे इनोलेट, और कैसे बना दोगे इनोल, रटते रहते हैं। यहीं से आता है, टू शो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, क्योंकि वो नहीं है तो बेस हटाएगा किसे, और हटाएगा नहीं तो फिर इनोल बनाएगा कैसे। बहुत अच्छा सर, आपने यहां से वहां जाने का रास्ता समझा दिया। आप जानते हैं कि कैटालिस्ट फॉरवर्ड को भी कैटल स्पीड बढ़ाता और बैकवर्ड। आपने इधर से उधर का रास्ता हमको समझाया, जरा उधर से इधर का रास्ता भी समझाइए। बिल्कुल तैयार है, पूरा प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। इधर देखो, यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, कौन है OH, ये हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक, OH माइनस आएगा, H प्लस को ये चुरा लिया, नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू, ये आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज यहां से क्या चुराएगा, H प्लस, और देखो H प्लस लग गया कि नहीं लग गया। और जब यहां से आपने H प्लस चुराया तो क्या बन जाएगा, OH। तो फॉरवर्ड में भी ले जा सकता है और बैकवर्ड में भी, कंज्यूम नहीं हो रहा है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। तो आप जरा ध्यान से सुनना इस बात को, हम यहां से ये वाला तो पहचान लेते हैं, पर यहां से ये वाला नहीं पहचान पाते। अरे ये इसमें बदल रहा है और साइमल्टेनियसली ये इसमें बदल रहा है। तो वो हमसे पूछता है कौन टोटोमेरिज्म शो करेगा, तो हमारा ध्यान बस यही होता है, अरे कीटो इनोल में जा रहा है तो इनोल भी तो। इसका मतलब अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर क्या लगा हुआ हो, OH, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर क्या लगा हो, OH, तो वो कभी भी क्या बन सकता है, CO बन सकता है टोटोमेरिज्म से। यानी कि ये आपका टोटोमेरिज्म करके ये बन जाता है और ये टोटोमेरिज्म करके वो बन जाता है। तो कई बार हमसे पूछेगा क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा, तो जवाब देना पड़ेगा जी हाँ, ये भी तो वापिस इसमें कन्वर्ट हो रहा है। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
किसी भी एच को हटा लेता है बेस या मोस्ट एसिडिक एच को। आप जानते हैं बहुत आसान होता है ये, H प्लस हटा दे कॉन्जुगेट बेस, पर कौन सा H प्लस हटाना है यही तो मुद्दा होता है, और यही तो एग्जामिनर हमको धर लेता है। राइम बन जाती है तो बच्चा बोलता है मजा ही आ गया है, आज सुबह सुबह उठकर आना सफल हुआ। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने अल्फा हाइड्रोजन पर इतना खोपड़ा क्यों खराब किया, क्योंकि बेस को अल्फा ही हटाना है, और बेस क्यों हटा रहा है, क्योंकि उसका नेचर एसिडिक है। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे भाई लोग। तो एल्डिहाइड्स कीटोन्स में अल्फा एच का एसिडिक नेचर ज्यादा होता है या कार्बोनिल कार्बन पर अटैच्ड हाइड्रोजन का? ये ज्यादा एसिडिक एज कंपेयर टू दिस। कीटो को इनोल में जाने के लिए आपके अल्फा कार्बन को कैसा होना पड़ेगा? sp3। अब इसका भी जवाब दूंगा कि sp2 में क्या दिक्कत है सर, आपको सब बताया जाएगा, रटने की जरूरत ही नहीं। सुलटा दिया है। अगर अल्फा नहीं है तो बीटा से काम चला लिया जाएगा क्या? नो। पहली बात, बेस बीटा हाइड्रोजन को हटाएगा ही नहीं। दूसरी बात, अगर तुमने गलती से हटा भी दिया तो ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा सीओ के साथ, और रेजोनेंस नहीं कर पाएगा तो फिर सीओ से ओ कैसे बनेगा, क्योंकि उसी सीओ को कन्वर्ट होना है किसमें? ओएच में। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? अल्फा कार्बन सीओ वाला कार्बन या उससे नेक्स्ट? सीओ से नेक्स्ट। कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट अल्फा होता है, कार्बोनिल कार्बन वाला अल्फा नहीं होता। सुलटा दिया है। और धीरे धीरे लिखो, सैटरडे संडे को अपने को पता चल ही जाएगा। कुछ अपन ने इंप्रूवमेंट नहीं किया होगा। पेपर पिछला खराब हुआ, ठीक है, खराब हुआ तो क्या हुआ, और घूमने निकल गए, कुछ गम में 2 दिन और निकाल दिए। खराब हुआ का मतलब यह है कि मूल्यांकन कीजिए और अगला खराब ना हो, उस पर एफर्ट्स लगाइए। मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि आपकी तैयारी अगले ही दिन से शुरू हो जानी चाहिए, कि कुछ दिन रिलैक्स करते ये करते, ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं होती है भाई। ये नौटंकी करोगे तो कई साल लग जाएगी। डिफेंस में जैसे तैयारी होती है ना, उस लेवल की तैयारी, कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। मेरे फादर साहब आर्मी से रिटायर्ड हैं, और वो हमें बचपन से एक बात कहते आए कि जो ट्रेनिंग में खून बहाएगा ना, वो लड़ाई में केवल पसीने बहाएगा। कभी से हमको समझाया, और ये आपकी ट्रेनिंग है। यहां पर आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे ना, एग्जामिनेशन सेंटर में जोर उतना ही कम पड़ेगा। तो जो कैडेट ट्रेनिंग के टाइम पर पूरा छिल जाता है एकदम, आप समझते ट्रेनिंग कितनी हार्ड होती है, कौन पे चलना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता, तो जो वहां पर एकदम छिल जाता है, खून बहता है उसका, तो लड़ाई में वो कभी मरता नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को उस लेवल पर ट्रेन किया। और जो वहां मटर गश्ती करता है, बच जाता है कभी बीमार होने का बहाना, कभी ये, कभी ऊपर के किसी ऑफिसर से कॉल करवा के, वो जाते ही 2-3 दिन बाद पैक होके आ जाता है, क्योंकि तैयारी उस लेवल की, बचने की कोशिश करेगा ना भाई। ये कहावत सही है कि ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होनी चाहिए, इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि बैटल फील्ड में आपको कोई दिक्कत ही, लेकिन हमारा उल्टा चलता है, क्लास में मास्टर ऐसा आसान फील करवाता है बच्चे को, और एग्जामिनेशन सेंटर में जाते ही साफ। वो जो कहानियां, वो मजाक, वो कहीं दिखी
क्वेश्चन 4 बार पढ़ने पर समझ में आ रहा है, क्योंकि वो लैंग्वेज हमने कभी पढ़ी ही नहीं होती। सुलटा दिया है। बेस अल्फा एच हटा के इनोलेट आयन बनाएगा, इनोलेट आयन वापस वाटर से H प्लस हटा के इनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। इनोल दिया है तो H हटेगा, वापस इनोलेट बनेगा, फिर से H हटकर वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कीटोन से इनोल में जा सकते हो, साइमल्टेनियसली इनोल से कीटो में आ सकते हो। ये भी टोटोमेरिज्म करके उसमें जा रहा है और ये टोटोमेरिज्म करके इसमें आ रहा है। दोनों में देखो केवल मूवमेंट किसका है? हाइड्रोजन का। कार्बन से कहां चला गया हाइड्रोजन? ऑक्सीजन। अगर इसकी नजर से देखोगे तो ऑक्सीजन से कहां चला गया? कार्बन। हाइड्रोजन ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और किसकी फॉर्म में जा रहा है? H प्लस की फॉर्म, क्योंकि जब भी हट रहा है H प्लस बनकर हट रहा है। सुलटा दिया है। सुलटा दिया है क्या भाई लोगों? इस लाइन का मतलब समझ में आ गया है? तो कंडीशंस कहां से निकल कर आती हैं? मैकेनिज्म से। अब जिसने ये नहीं समझा उसको तो रटना ही पड़ेगा। टू शो कीटोइनोल टोटोमेरिज्म, कीटोन मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अल्फा। मतलब इसको अगर किस में जाना है? इसमें, तो इसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना। लेकिन ये कंडीशन उसके लिए नहीं है, वो तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर क्या है? अगर OH, तो वापस किस में आ सकता है? कीटोन। तो इनोल तो वापस आ जाता है कीटोन के अंदर, लेकिन कीटोन को इनोल में जाने के लिए अल्फा हाइड्रोजन कम से कम एक होना ही चाहिए। क्लियर? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अब हम साथ के साथ सोल्व करेंगे। मैंने ये भी लिख दिया है अल्फा कार्बन मस्ट बी sp, लेकिन ये समझाया नहीं सर आपने, यकीन मानिए। कुछ सवाल तो मैं आपके बिहाफ पर ही पूछ लेता हूं, आप मन ही मन जो सोच रहे होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नॉर्मल क्वेश्चंस को करने के लायक आप हो गए हैं, अब अच्छे क्वेश्चंस की तरफ भी हम बातें कर लेते हैं। हमसे पूछ रहा है क्या ये कीटोन इनोल में जा पाएगा या नहीं जा पाएगा? क्या ये कीटोन इनोल में जा पाएगा या नहीं जा पाएगा? क्लियर? अब एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या सोचता है कि सर ये आपके सामने कौन सा है? CO बॉन्ड, और उससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा, और ये भी आप कौन सा मान सकते हो? अल्फा। सही बात है कि नहीं है? सही है। आपने बोला था कि कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना, तो इस कार्बन पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, खत्म करो, यहां से इनोलेट नहीं बन सकता। और आपने दूसरा बोला था कि अल्फा कैसा होना चाहिए, और ये कैसा है? sp2। हालांकि अब आप समझाएंगे हमें ये sp2 क्यों नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है यहां से तो हम इनोलेट नहीं बना सकते, तो बच्चा नॉर्मली बोल देता है ये कीटो इनोल टोटोमेरिज्म नहीं कर सकता। पर मेन पॉइंट है क्या आपकी कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो ये अभी भी हो सकता है। आपको पता है
अभी भी इसके पास एक बहुत ही ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन बचा हुआ है और वो ये है। इस पूरे कंपाउंड में ये हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक है। क्या बात कर दी सर आपने, आइए समझाते हैं। देखिए बेस लेकर आइए, क्या लेकर आइए, बेस OH माइनस। आप ये तो समझ लीजिए जब भी बेस आएगा तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएगा, और मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन वो होगा जिसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। आइए OH माइनस यहां से इस H प्लस को हटाएगा, क्या बनाकर, H प्लस, मतलब इस हाइड्रोजन को हटाएगा H प्लस बनाकर, H प्लस हटा दो, कॉन्जुगेट बेस बना दो। तो ये आपने क्या बना दिया, इसका कॉन्जुगेट बेस। लेकिन समझाइए सर कि इसका एसिडिक नेचर क्यों है, जरा समझिए। नेगेटिव चार्ज अब रेजोनेंस करेगा, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू, एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। बताइए रेजोनेंस करके ये यहां पहुंच जाएगा, रेजोनेंस करके ये यहां पर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। बताइए फिर से रेजोनेंस करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू, एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। बताइए क्या नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन तक जा चुका है और क्या इनोलेट आयन बन चुका है। जी हां, तो फिर ये इनोल में भी चला जाएगा। आप बताइए जब OH माइनस ने यहां से H प्लस छुड़ाया होगा तो साथ में कौन बना होगा, H2O। और ये एनायन आप समझ गए हैं, एनायन का पहला काम डी प्रोटो, तो ये यहां से किसको चुरा लेगा, H प्लस को। और अगर इसने H प्लस को चुरा लिया है तो आप बताइए यहां पर कौन आ जाएगा, OH। ओ माय गॉड, ये कीटो किस में चला गया है, इनोल में चला गया है। नॉर्मली है, जूते से मारूंगा मैं राक्षस को। नॉर्मल स्टूडेंट इस बात को नहीं सोच पाता है, अच्छा स्टूडेंट सोच पाएगा जो अच्छे लेवल पर तैयारी करके आएगा। इस क्वेश्चन ने हमें क्या समझाया है कि भाई साहब CO बॉन्ड के आगे वाले ये एसिडिक नहीं होते हैं। अगर आपका, ध्यान से सुनिए, अगर आपका CO बॉन्ड किसी पाई बॉन्ड के साथ किसमें है, रेजोनेंस में, तो ये जो पाई बॉन्ड से ये वाला जो कार्बन है जो कि कैसा है, sp3, ये भी एसिडिक H होता है। और इनफैक्ट ये तो ज्यादा एसिडिक है, क्यों, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज को पहले पाई के साथ रेजोनेंस करने का मिला, फिर CO के साथ भी रेजोनेंस करने का मौका मिला, और ये कार्बन से एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन तक चला गया है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ, इसका मतलब यहां पर टोटोमेरिज्म है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। पहले सर इस बात का जवाब दीजिए, ये हाइड्रोजन बेस ने क्यों नहीं हटाया, क्योंकि ये हाइड्रोजन लेस एसिडिक है और ये हाइड्रोजन मोर एसिडिक है। प्रूव कीजिए सर, कर लीजिए, इसमें कौन सी बात है। इसका कॉन्जुगेट बेस तो बना दिया मैंने, बताइए बना दिया कि नहीं बना दिया है। भाई इधर वाले का तो कॉन्जुगेट बेस बना दिया है, इसका हटाओ एक बार, इसको H प्लस बनाकर हटा दो और इसका कॉन्जुगेट बेस बना दो, और कॉन्जुगेट बेस बनाते ही आपको साफ साफ पता चल जाएगा, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। बताइए क्या ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर पाएगा, बताइए ये नेगेटिव चार्ज कहां पर है, रिंग के डबल बॉन्ड के ऊपर, हेंस इट इज। इसीलिए मैं बोल रहा था कि अल्फा sp3 होना, ये कभी O माइनस में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा CO को, बिकॉज ये CO के साथ रेजोनेंस ही, क्योंकि यहां रेजोनेंस पाई पाई में चल रहा है, पाई नेगेटिव में नहीं चल रहा, इसीलिए उसका sp3 होना कंपलसरी है। अगर sp2 हुआ इग्नोर कर दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं, अब आपकी आंखें खुल गई होंगी। बताइए क्या यहां पर ये कीटो फॉर्म अपनी इनोल फॉर्म में जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, पक्का। अब हम नॉर्मल नहीं सोच रहे, हमें मालूम है कि ये वाले तो किसी काम के, लेकिन यहां पर आपका जो CO है ये डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो अगर यहां नेगेटिव बनाया जाए तो ये नेगेटिव वहां तक पहुंच जाएगा। और यहां पर आप बताइए कितने हाइड्रोजन्स हैं, 2, कौन से को हटाया जाए, किसी को हटा लो, किसी को भी हटाया जा सकता है। तो एक बार बेस लेकर आओ, ये लो OH माइनस। बताइए एनायन का पहला काम डी प्रोटोनेशन, अगर इसने यहां से H को क्या बनाकर हटा दिया है, H प्लस, तो आप बताइए यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। सही बात है कि नहीं है। आप बताइए रेजोनेंस करेगा, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू, एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो मैंने पहले टोटोमेरिज्म क्यों नहीं सिखाया, क्योंकि भाई बिना रेजोनेंस के आप टोटोमेरिज्म समझ ही
नहीं सकते थे। रेजोनेंस तो करवाना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? फिर से बताइए, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू, बधाई हो, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन तक जा चुका है। सही बात है कि नहीं है? तो आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां चला गया है? ऑक्सीजन। बताइए, जब आपके OH माइनस ने यहां से H प्लस चुराया होगा तो किस में कन्वर्ट हो गया होगा? H2O से। पक्का? जी हाँ। और वापिस से अब बारी आ गई है इस H2O से H प्लस को चुराने की। एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन, और ये इसको चुरा लेगा। तो बताइए फाइनली आपका ये किस में कन्वर्ट हो गया है? OH में। गौर से देखिए, इसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे फिनोल भी तो एक फिनोल ही तो होता है। और फिनोल का कॉन्जुगेट बेस, या तो आप इसको क्या कह सकते हो? फिनॉक्साइड आयन, या कई बार हम इसको क्या बोल देते हैं? फिनोलेट आयन। क्या बोल देते हैं? फिनोलेट। अब आप समझ गए, एट किसके पीछे लगाया जाता है? एनायन। कार्बोक्सिलेट, इनोलेट। तो फिनोल से क्या बन गया है? कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि कब कीटो इनोल में जा सकता है। जल्दी सुलटाएंगे, आगे बढ़ो। क्या मैंने क्लियर किया अल्फा कार्बन sp3 क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर sp2 होगा तो नेगेटिव रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, और जब तक CO O माइनस में कन्वर्ट नहीं होगा तो टोटोमेरिज्म कैसे हो जाएगा? जल्दी जल्दी सुलटा दीजिए भाई। कुल मिलाकर H हटा दो, नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव रेजोनेंस करता हुआ कहां तक जाना चाहिए? ऑक्सीजन। पहुंच गया तो कीटो इनोल में चला जाएगा, नहीं पहुंचा तो नहीं जा पाएगा। जल्दी जल्दी सल्टाएंगे। जल्दी मतलब जल्दी। क्वेश्चंस क्या आपके पास कहीं कोई कमी? पहले आप मॉड्यूल सोल्व करें, ठीक है? पहले फ्लो में मॉड्यूल सोल्व करेंगे, और मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि आपको तकलीफ होगी, तकलीफ होगी, क्योंकि मैं बताता नहीं टोटोमेरिज्म के क्वेश्चन कहां हैं, छांटने पड़ते हैं। लेकिन ये पहली बार तकलीफ होगी, अगली बार जब आप रिवाइज करोगे ना, अब देखना आपको उतना ही बेनिफिट होगा। बल्कि जो टॉपिक पढ़ के क्वेश्चन करते हैं ना, पहली बार तो बहुत आसानी से करते हैं, दूसरी बार उनको पता ही नहीं चलता किया क्या था। साफ मिलता है मामला एकदम, कि जैसे पढ़ाई ना हो। और हमारे साथ दूसरी साल जब दूसरी बार हम रिवाइज करेंगे तो हमें इजी लगेगा, साल नहीं, दूसरी बार। हाँ, साल भी तो रिवाइज करेंगे, पेपर तो 26 में देना है ना। अब सही है, अब पॉजिटिव है, देखो। जल्दी जल्दी सुलटा दीजिए दोस्तों। एक लाइन मैंने नीचे लिखी है, नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स। नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन्स, इसका मतलब समझ में आया कि कितने हाइड्रोजन्स को हटाकर इनोल बनाया जा सकता है। तो यहां पर ये दोनों में से किसी को भी हटा लो, क्या बन जाएगा? इनोल। यानी कि वो आपके अल्फा हाइड्रोजन्स की बात कर रहा होता है इनडायरेक्टली, जिनके हटने के बाद इनोल बन सकता है। इन दोनों में से किसी को हटा लो, बाकी हाइड्रोजन के हटने से इनोल नहीं बने।
सुलटा दिया है सभी नहीं? एसिडिक एच। ये थोड़ा एडवांस लेवल पर गए हम। ये भी अल्फा ही है दोस्त, पर ये अल्फा केवल आपके किसके रिस्पेक्ट में है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में है दोस्त। इसके रिस्पेक्ट में कौन सा कार्बन है बताओ? अल्फा ही तो है। एल्कीन्स में अल्फा एच काउंट नहीं किया अपन ने। मतलब ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में काउंट होता है। सुलटा दिया है क्या? कौन से वाले में? इसमें इनोलाइजेबल एच, इसमें भी दो ही हैं। तो गर्दन तोड़ दूंगा, राक्षस दिखाई एक रखा मैंने। पाई बॉन्ड थोड़ी देखना रेजोनेंस के लिए। जिनके एच के हटने के बाद इनोलेट बन सकता हो, तो आप इसको हटाओ या इसको हटाओ, एनायन तो सेम ही बनेगा ना। तो किन हाइड्रोजन्स के हटाने के बाद इनोल बन सकता है? तो इन दोनों में से किसी को भी हटा लो, इनोल बन जाएगा। हाँ, सुलटा दिया है। क्वेश्चन लिखिए अब। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म? विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म? Which of the following will show keto enol tautomerism? तैयार हैं आप लोग? चल, Which of the following will show keto enol tautomerism? बताइए, फॉर्मल्डिहाइड का इनोल बनाया जा सकता है? फॉर्मल्डिहाइड का बताया जा सकता है? क्यों? अल्फा हाइड्रोजन ही तो कोड़ी का बन जाता है आपके लिए। लेकिन जब सीधे क्वेश्चन करोगे तो रटना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, बताइए क्या एसिटल्डिहाइड से आप इनोल बना सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन सर ये आपके सामने क्या है? एसिटल्डिहाइड। तो इसमें तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। तो ये तो एल्डो और इनोल हो गया है। बात सही है, पर ज्यादा फेमस कीटो ही चलता है। जब वो कीटो इनोल बोले ना, तो चाहे कीटोन से इनोल बन रहा हो चाहे एल्डिहाइड से, बोला कीटो इनोल ही जाता है। बोला कीटो इनोल जाता है। एल्डो इनोल पॉपुलर नहीं है ज्यादा। जैसे आप आगे पढ़ते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, इसका मतलब ये नहीं केवल एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन भी देते हैं, पर नाम चलता है एल्डोल से। क्लियर? तो बताइए क्या यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है? यस। और क्या आपका अल्फा कार्बन sp3 है? यस। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? यहां पर दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। बताएंगे जल्दी से जल्दी, क्या यहां पर कीटो इनोल टोटोमेरिज्म देखने को मिल सकता है क्या? क्या यहां पर कीटो इनोल टोटोमेरिज्म देखने को मिल सकता है क्या? नेक्स्ट वाले में कीटो इनोल टोटोमेरिज्म देखने को मिल सकता है क्या? इसे हम कहते हैं क्या? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। नंबर 6 पर हमारे सामने है बेंजोफिनोन। आप देखना, आपको पेन चलाने तक की भी जरूरत नहीं होगी। सही बात है सर, नहीं आता तो पेन चलाएंगे कहाँ? बोलते तो आप बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। अगर समझ में आया है तो भी पेन चलाने की जरूरत, और नहीं आया है तो भी जरूरत नहीं। चलिए पहले इतने क्वेश्चंस का जवाब देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
ये पहली वैरायटी का क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टॉपिक से। पहला, कौन कीटो इनोल टोटोमेरिज्म शो करे, ये पहली वैरायटी का क्वेश्चन। अभी तक हम केवल इसी क्वेश्चन के करने के लायक हुए। तो आपसे कोई मैकेनिज्म पूछने वाला नहीं है। आप क्या करते हो, मैकेनिज्म रटते हो, लिखते हो, भूलते हो। नहीं करना मैकेनिज्म को याद। जब तक मैं ना कहूं मैकेनिज्म याद मत कीजिए। चलाइए अपने खानदानी दिमाग को। और जलील तो आप संडे को करने वाले ही। सर आप जलील होने से बचा सकते हो, एटलीस्ट आप तो टेलीग्राम पर पेपर डाल दो, पहले ही डाल दो। और सर आंसर जरूर डालना, वरना आपके पेपर का कोई मतलब नहीं है। वो तो मुझे मिल ही जाएगा संडे को, आंसर के साथ डालना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का बताइए। देखिए इधर सीओ से नेक्स्ट अल्फा और ये भी अल्फा। माफी चाहेंगे, यहां पर तो हाइड्रोजन ही, लेकिन यहां तो हाइड्रोजन है ना। बताओ इसमें कितने इनोलाइजेबल हाइड्रोजन हुए, 3। तो बिल्कुल कीटो इनोल टोटोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट वाले में देखिए दोस्तों, सीओ से नेक्स्ट अल्फा, सीओ से नेक्स्ट अल्फा। तो आप देख पा रहे होंगे ना तो इस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है और ना ही तो ये कीटो इनोल टोटोमेरिज्म करने के लायक नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर अगर आप चेक भी कर रहे हैं तो आप दिमाग से पैदल है, कोई sp3 कार्बन ही नहीं है। H कहां से हटाओगे, sp3 कार्बन से है ही नहीं, तो ये इनोल में जा ही नहीं सकता। 6 में भी बच्चा बोलता है सर बन नहीं रहा, सोच नहीं पा रहा हूं। सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई, अगर तेरे बेसिक क्लियर है तो। अल्फा हाइड्रोजन कहां से हटता है, sp3 कार्बन से। पूरे कंपाउंड में sp3 कार्बन नहीं है, तो कहां बना दोगे इसका इनोलेट आयन आप। नेक्स्ट वाले में फिर से कहीं sp3 कार्बन ही, इनोलेट ही नहीं बन सकता कहीं से इसका। क्वेश्चन नंबर 8, जी हां ये रहा अल्फा कार्बन, जी ये टोटोमेरिज्म कर सकता है, कीटोफॉर्म इनोल में जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में क्या ख्यालात है, करेगा या नहीं करेगा। अच्छा पहले वो हाथ उठाएंगे जो कह रहे हैं ये कीटो इनोल टोटोमेरिज्म करेगा। बाकी को क्या हो गया भाई, ए दिमाग से पैदल लोगो इनोल दिया हुआ है इस बार। क्या दिया हुआ है, तो क्या इनोल वापस कीटो में नहीं जा सकता। ये इसकी कीटो फॉर्म है और वो उसकी। तो मैंने बोला था तुमको, सुनते कहा हो कि ये भी तो टोटोमेरिज्म करके कीटो में जा सकता है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर क्या लगा हो, OH, तो वो टोटोमेरिज्म करके कीटो में जाएगा। ये इनोल है, कीटो में कन्वर्ट हो रहा है, और ये कीटो है, इनोल में कन्वर्ट हो रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ, सिंपल से क्वेश्चन में सुलझ गए। तो बिल्कुल ये कीटो इनोल टोटोमेरिज्म करेगा। क्या है ये, इनोल। अब की बार इनोल दिया है, क्या ये इनोल कीटो में जा पाएगा, जा पाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 10 में बताइए आपके क्या ख्यालात है। देखो सर ये तो किसी काम के नहीं रहे, क्यों नहीं रहे आपके काम के, थोड़े बता दो। sp2 हो गए सर, अभी तो आपने बताया था। और सर मेरी उम्मीदें इससे थोड़ी जुड़ गई थी, लेकिन यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो फिर यहां से इनोलेट बनने की कोई उम्मीद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में क्या ख्याल है, करेगा क्या। अब पता है इसमें बच्चा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोचता है। अभी वो दिमाग से पैदल इधर ये रहे अल्फा एच, कहां पर, यहीं से बन जाएगा इसका। पर उस देखता आओ डबल बॉन्ड लगा दिया है, डाइवर्ट हो गया पूरा का पूरा, आसान क्वेश्चन को मुश्किल बना रहा है। तो ये 2 हाइड्रोजन है, यहीं से इनोल बना सकते हो आप, यहां से भी बन सकता है। पर बहुत सिंपल सोचिए ना आप, तो क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका टोटोमेरिज्म करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बताएंगे दोस्तों, क्या ये कीटो इनोल टोटोमेरिज्म करेगा या फिर नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 13, अब आने लगे हैं नीट वाले क्वेश्चंस। पहली बार ब्रेड्स रूल को इंट्रोड्यूस किया था उसने, पहली बार किसको इंट्रोड्यूस किया था, ब्रेड्स रूल को। उससे पहले इंट्रोड्यूस ही नहीं किया था उसने।
क्वेश्चन नंबर 12 पर बताइए क्या ख्यालात है आपके, क्या ये करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा पोल ले लेते हैं, अकेडमी में आपको सिखाया मैंने, ऑफलाइन में भी अपन पोल करवा सकते हैं। कितने लोगों का मानना है ये टोटोमेरिज्म करेगा? बाकी का नहीं मानना है, जाहिर सी बात है। नहीं 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 नहीं, हमारा तो कुछ मानना ही, आप बताओ फिर मानेंगे हम। देखिए ये सही जवाब है, ये कीटो इनोल टोटोमेरिज्म करेगा। क्या होता है ना, हम बायास्ड होते हैं, जैसा क्लास में पढ़ाया जाता है एग्जैक्टली वैसा ही सवाल मिलना और मिलते हम कर भी देते हैं। इसलिए मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रहा हूं अलग अलग वैरायटी के। आप देखोगे पेपर में एकदम अलग ही क्वेश्चन मिलता है नोटबुक से, अब भी मिलेगा। मैं आज आपको कह रहा हूं कि एरोमेटिसिटी पर क्वेश्चन है, और मैंने खुद क्वेश्चंस आपको बहुत सारे दिए हैं, कम से कम 50 तो नोटबुक में हो गए, और कम से कम 60-70 प्रैक्टिस के लिए दे दिए। उसके बावजूद भी वो ऑप्शन उनमें से मैच नहीं करेगा। मतलब जिसको समझ में आया होगा ना दोस्त, वही कर पाएगा, बाकी से होगा ही। मतलब छोड़ना है उसको, ये कहना चाह रहे हो? नहीं छोड़ना, एकदम आसान है, आसान, मुश्किल नहीं देते हैं। आइए अब हम क्या हो गए, बायस्ड हो गए। हमको पता चला ये हाइड्रोजन हमारे किसी काम के क्यों नहीं है, बता तो दो। sp2 कार्बन पर है सर, अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए, sp। फिर हमने थोड़ी सी उम्मीदें लगाई थी किससे, कि देखो ये भी किस में है, कॉन्जू, इस पर ध्यान दो। इधर से भी देखोगे तो ये भी किस में है, कॉन्जू, इस पर ध्यान दो। लेकिन इस पर तो अल्फा एच ही, बस हम निकल लिए। ए मेरे दोस्त, यहां भी तो है अल्फा, यहां से क्यों नहीं सोच रहे? जो एच यहां होकर हटकर वहां जा सकता था, तो यहां से भी तो जा सकता है। हटाओ एक बार यहां से, बनाओ क्या, नेगेटिव, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू, एंड पाई विल कन्वर्ट इनटू, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू, यहां से भी तो जा सकता था, पर हमारी आंखें तो यहीं टिकी हुई हैं। इसे कहते हैं बायस्ड कर देना। क्लियर? तो 12 में आपका टोटोमेरिज्म होगा। 13 में बताइए दोस्तों, क्या अल्फा हाइड्रोजन है, पर वो किसी काम का नहीं है। आइए पहचानते हैं अल्फा कार्बन। ये जो आपका कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, ये जो आपका कार्बन है ये अल्फा कार्बन है। इस बार इधर तो है ही नहीं, इधर है, पर वो आपके किसी काम का। एक मिनट सर, ऐसे कैसे बोल देते हो आप? देखिए आप एक बार इनोल बना लीजिए, मुझे मालूम है आप ऐसे मानेंगे नहीं। तो अगर आपने इनोल बनाया तो आप बताइए इनोल यही बनाओगे दोस्तों? हाँ ये तो सही बात है, बनाएंगे तो यही। और ये बनाता ही आप सुलट गए हैं, क्योंकि यहां पर आपने क्या बना दिया है, sp। अब कुछ कह रहे हैं याद दिला, दिक्कत क्या है sp2 से, मुझे नहीं पता चल रहा कि दिक्कत है। आपने बैंड बजा दी है किसकी, ब्रेड स्टूल की। वो बेचारा ऊपर से रो रहा होगा कि क्यों ही बताया तूने इनको, जब इनको भूलना ही। Bridge head atom can't be sp2 if ring size is less than 8 member। कोई सी भी रिंग 8 या 8 से बड़ी नहीं है, इसका मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने पहले भी क्वेश्चन करवाया है, अगर आप यहां से अल्फा एच हटा भी दोगे, अगर आपने यहां से अल्फा एच हटा भी दिया और यहां नेगेटिव चार्ज बना भी दिया, तो दोस्त ये नेगेटिव रेजोनेंस नहीं करेगा, क्योंकि रेजोनेंस करते ही ये कार्बन sp2 हो जाएगा। बताया था लोकेलाइज्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बताया था कि नहीं बताया था? तो ये था नीट का क्वेश्चन। इससे पहले मेडिकल में कोई ब्रेड सुल पढ़ाता भी नहीं था, लेकिन जिसने पहली बार फेस किया सुलट गया वो बच्चा। और अब तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि आ चुका है ना, आने के बाद हर चीज आसान है। मैं आज भी कह रहा हूं तुम्हारे फिजिक्स में 15 या 20 से ऊपर क्वेश्चन नहीं बने, और अब देखना इस साल वो पीवाईक्यू में सारे बनेंगे, सारे बनेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। आने के बाद मास्टर निपटा देता है उसको। दिक्कत तो यही है, अब उसका कोई फायदा, अगली बार कुछ अलग पूछेगा, तो समझने पर ध्यान दीजिए। तो यहां पर ये आपका कीटो इनोल टोटोमेरिज्म नहीं करेगा। इधर वाले में बताइए दोस्तों, बायास नहीं होना है। देखो इससे नेक्स्ट ये भी कौन सा कार्बन है और ये भी कौन सा है, बस तुम्हारी नजरें बस यही टिकी है कि सर ये तो नहीं हटाऊंगा, उधर भी हटाया था गड़बड़ हो गई थी, तो मत हटाना। यहां तो दो दो है, उनको तो देख ले मेरे भाई। ये कौन से आपके ब्रिज हेड वाले हैं? तो यहां से अगर आप टोटोमेरिज्म करवाओगे तो बिल्कुल यहां पर टोटोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगा। कहीं भी आपका ब्रिज हेड sp2 होता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने हाइड्रोजन इनोलाइजेबल हैं, दो, ये आपके किसी काम का नहीं, यहां से इनोल नहीं बन सकता। ये दोनों आपको बनाकर दे सकते हैं।
तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं और हम सोच लेते हैं कुछ तो ऐसे ये स्ट्रक्चर बन के आएगी तो क्रॉस कर देना है, स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं कि ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बनाएगा तो वो टोटोमेरिज्म नहीं करेगा। कर सकता है भाई, तुम उससे क्या लेना देना है। अगले वाले क्वेश्चन पर बात कीजिए, बताइए ये कौन सा कार्बन है, अल्फा, और ये भी कौन सा है, माफी चाहेंगे आपके ये अल्फा है पर किसी काम का, पर इस पर अल्फा है नहीं, तो ये टोटोमेरिज्म नहीं करेगा। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, पहला क्वेश्चन आपका हो गया है, अगला क्वेश्चन रहेगा कंपैरिजन ऑफ इनॉल कंटेंट, कंपैरिजन ऑफ इनॉल कंटेंट। कंटेंट का कंपैरिजन तो आप पहले से ही जानते हैं, करते रहते हैं लास्ट ईयर की नोटबुक से, बाजू के मास्टर से, इधर के मास्टर से, उधर के मास्टर से। अभी तो कंपैरिजन करने का समय आएगा, क्योंकि रिएक्शन शुरू होने के बाद अपना एक तरफा राज चलता है, हम हाथ खोलेंगे और दूसरे समेटेंगे। पढ़ा लिया दूसरों ने जो पढ़ाना, वो जीओसी तक की औकात है, और हमारे यहां से शुरू होगा रिएक्शन वाले पार्ट से, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आना शुरू होते हैं। कंपैरिजन ऑफ इनॉल कंटेंट मतलब किसका इनॉल ज्यादा और किस में इनॉल कम। मैं बस एक लाइन आज आपको बताकर जा रहा हूं। यहां पर दोस्तों बहुत जुगाड़ चलते थे, क्या चलते थे, कुछ लोगों के तो जुगाड़ कर दिए फेल, कंटेंट ही चेंज करवा दिया, पहले कुछ चल रहा था अब कुछ चल रहा है। ध्यान रखना, एक ही बात बोलूंगा, इनॉल कंटेंट, इनॉल कितना ज्यादा बनेगा, इनॉल कंटेंट is directly proportional to stability of enol, is directly proportional to stability of enol। इनोल जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका अमाउंट उतना ही ज्यादा बनेगा। इनोल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इनोल। इफ एंड बट लगा दिए हैं लोगों के कंटेंट में, कॉन्सेप्ट्स में, ये ध्यान रखना। और आपको एक टॉपिक रिवाइज करके आना है, और वो करके आना है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। जैसे ही हमने एप्लीकेशन वाला पार्ट शुरू किया है तो वहां पर मिलेगा आपको, शायद पहला ही मिलेगा ये, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। तो आप ये अगर रिकॉल करके आ जाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगली क्लास में ये फिनिश होगा एंड वी विल स्टार्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन एंड दैट इज एल्केन। बिल्कुल उसी रिदम में आगे बढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।